गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा कौन सा, कपलिंग कांस्टेंट का, कि युग्मन गुणांक क्या होता है, उसकी वैल्यूज हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और वो एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा कपलिंग कांस्टेंट। इसे युग्मनांक भी बोलते हैं हम, या युग्मन गुणांक भी बोला जाता है। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट जो है वो क्या बताता है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह के प्रोटॉन हैं, यानी दो अलग अलग एनवायरनमेंट के प्रोटॉन हैं, तो वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे पीक देंगे, शिखर जो मिलता है हमें, पीक जो मिलती है किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर, वो कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी, वो हमारा क्या देता है, कपलिंग कांस्टेंट देता है। कपलिंग कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल जे से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कपलिंग कांस्टेंट को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कपलिंग कांस्टेंट बताता क्या है, डिस्टेंस बताता है। ठीक है, ये एक तरह की क्या बताता है, दूरी बताता है, किसके बीच में, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले पीक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी दो डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन की जो अलग अलग पीक आएगी उसके बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे आपने पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, सिग्नल का विपाटन किस तरह से होता है, कि अगर कोई प्रोटॉन है, उसके पड़ोस में कोई दूसरा प्रोटॉन है, तो उसकी वजह से उस प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, विपाटित हो जाता है। जैसे आपने ये पढ़ा था कि अगर हमारे एक प्रोटॉन के नेबर में दो प्रोटॉन प्रेजेंट है Hb, तो ये जो आपका सिग्नल है Ha का, वो हमें किस तरह से मिलेगा, इन दो प्रोटॉन की वजह से तीन पार्ट्स में डिवाइड होके, स्प्लिट होके मिलेगा। ठीक है, ये तीन पार्ट्स कैसे होते हैं, 1 to 1 की इंटेंसिटी में होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आपकी स्प्लिटिंग हुई, इस स्प्लिटिंग के बाद में ये जो पीक्स के अंदर ये जो गैप आया, ये जो डिस्टेंस आया, इसी को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट से या युग्मनांक से, जे से रिप्रेजेंट इसे किया जाता है। और एक अगर पीक का हम स्प्लिट करते हैं, एक पीक को अगर हम विपाटित करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है इन तीनों के बीच का, ये हमेशा सेम होता है, यानी ये अगर जे है तो ये भी जे होगा, ये अगर 2J है तो ये भी 2J होगा। ठीक है, एक सिग्नल को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो वो स्प्लिटिंग के बाद में ये जो डिस्टेंस आता है, ये दोनों के अंदर क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप अगर किसी सिग्नल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो कितनी इंटेंसिटी का होता है, 1331 का। ठीक है, ये क्या होता है, 1331 का होता है, इस इंटेंसिटी का होता है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी 1, 2 और 3, इन तीनों चारों पिक्स के बीच की तीन जो डिस्टेंस है, ये क्या होगी, हमेशा सेम होगी, यानी जे की सेम वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये तो हमें पता चला कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, एक तरह की डिस्टेंस होती है किसके बीच में, पीक्स के बीच में। ठीक है, अगर एक ही सिग्नल का हमने स्प्लिट किया है, तो उस सिग्नल से जितने भी पीक्स मिलेगी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जे होती है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है, लेकिन वो हर पीक के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम। अगर ये 2J है तो ये 2J होगा, ये हाफ J है तो ये हाफ J होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी सिग्नल है, एक सिग्नल को अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट करने के बाद में जितने भी सिग्नल मिलते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर युग्मनांक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपने ये देखा कि कोई भी प्रोटॉन है वो सेम कार्बन पे हो सकता है, डिफरेंट कार्बन पे हो सकता है। ठीक है, यानी क्या है कि ये जो वैल्यूज है जे की, वो किस तरह से आती है। ठीक है, अगर हमारा प्रोटॉन अलग अलग टाइप का है, अलग अलग टाइप के प्रोटॉन की वजह से हमें, जैसे ये एक प्रोटॉन था, ठीक है, ये दूसरा प्रोटॉन था, ये एक प्रोटॉन का सिग्नल था, ये दूसरे प्रोटॉन का सिग्नल था, तो इसके लिए जे की अलग वैल्यू आती है, इसके लिए जे की अलग वैल्यू आती है। ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगी। मान लो कि यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है, 0.5 है, ठीक है, तो ये भी 0.5 होगा और ये भी 0.5 होगा। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 0.5 नहीं होगी, ये कुछ अलग होगी। ये मान लो 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। यानी एक ही पीक का अगर हम स्प्लिट करते हैं तो उसकी सारी जो ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये सेम होती है। ठीक है, लेकिन एक प्रोटॉन का सिग्नल दूसरे प्रोटॉन के सिग्नल से हमेशा जे की वैल्यू डिफरेंट देता है, अलग देता है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल देखना पड़ेगा कि जैसे आपने केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज ली थी,
ठीक है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किस तरह के प्रोटॉन के लिए कितनी आती है, उसी तरह से ये कपलिंग कांस्टेंट या फिर जे की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन के लिए फिक्स होती है कि इस रेंज के अंदर आती है, वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर वो आपको लर्न होती है तो आप आसानी से उस स्पेक्ट्रा को, या उस स्पेक्ट्रा में अगर जे की वैल्यू दे रखी है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रोटॉन वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हमारा टेबल जो कि जे की वैल्यूज बताता है कि किस तरह के प्रोटॉन के लिए किस तरह से जे की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, एक तरफ तो लिखना है कि प्रोटॉन का प्रकार क्या है, यानी टाइप ऑफ प्रोटॉन क्या है, कि वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, या sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस तरह का प्रोटॉन है, टाइप ऑफ प्रोटॉन है, और दूसरी तरफ उस तरह के प्रोटॉन के लिए जो जे की वैल्यू है वो कितनी आती है। ठीक है, उसके लिए जे की वैल्यू कितनी आती है, और ये जो जे की वैल्यू होती है किसके अंदर लिखी जाती है, हर्ट्ज के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती की यूनिट होती है वही हमारी क्या होती है, जे की या युग्मन गुणांक की यूनिट होती है। ठीक है, अब क्या कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह के प्रोटॉन का दूसरी तरह के प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। ठीक है, तो माना हमने कि एक तरह का प्रोटॉन ए है, दूसरी तरह का प्रोटॉन बी है, तो जो जे ए बी है यानी जे ए और जे बी ये जो है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे आपने दो पीक ली ये वाली, ठीक है, ये एच ए की वजह से है, ये एच बी की वजह से है, तो इनका ये बीच का डिफरेंस जो है ये क्या होता है, जे ए बी, यानी प्रोटॉन ए और प्रोटॉन बी के बीच का डिस्टेंस है ये जे ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा जो टाइप ऑफ प्रोटॉन है उसके अकॉर्डिंग जे ए बी की वैल्यू जो है वो हम हमेशा किसके अंदर लिखते हैं, हर्ट्ज के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब उसमें एग्जांपल देखो आप, जैसे कोई भी एक कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर दो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा एच ए है और ये एच बी है। ठीक, अब क्या है, ये दोनों कार्बन, ये दोनों जो प्रोटॉन है ये किससे जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी अगर एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दोनों प्रोटॉन हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, जेमिनल प्रोटॉन बोलते हैं। यानी ये क्या है, एक ही कार्बन पर है। अगर आप इसको इसी तरह से एल्कीन्स के ऊपर देखते हैं तो वहां भी हमें जेमिनल विसिनल मिलता है। ठीक है, अगर हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन्स में दो sp2 कार्बन पर जुड़े हुए जो दो प्रोटॉन होते हैं वो जेमिनल होते हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पर अगर sp3 कार्बन की बात कर रहे हैं तो इस sp3 कार्बन पर जुड़े हुए ही ये दोनों प्रोटॉन जो है ये आपस में क्या होते हैं, जैम होते हैं। ठीक है, क्या लिखा जाता है इनको, जैम लिखा जाता है। इसके लिए जो जे की वैल्यू होती है या जे ए बी की वैल्यू जो होती है वो लगभग आती है 10 से 18 के बीच में। ठीक है, और टोटल जो जे की वैल्यू होती है वो 0 से 20 के बीच में रखी जाती है। जैसे आपने ये देखा था कि केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 10 के बीच में होती है, वैसे ही इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में आती है। किसी भी कंपाउंड के लिए जितने भी टाइप के प्रोटॉन हो आपको जे की वैल्यू 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में ही हमेशा मिलेगी। जैसे कपलिंग केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 10 के बीच में हमें मिलती है। ठीक है, उसी का रेंज हम हमेशा लेके चलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपका कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो जैम प्रोटॉन की होती है, यानी sp3 कार्बन पर एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दोनों प्रोटॉन जो कि जैम होते हैं उसके लिए जे की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है वो 10 से 18 की रेंज के अंदर आती है। ठीक है, बस ये इस बात पर 10 से 18 की रेंज क्यों है, क्योंकि अगर ये कार्बन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके लिए जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है कार्बन की कंपैरिजन में, तो उसकी वैल्यू 10 के रेंज में रह जाएगी। ठीक है, ये जो रेंज है 10 से 18 के बीच की, ये किसकी वजह से है कि ये कार्बन के ऊपर जो जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स हैं उसकी ईएन या विद्युत ऋणात्मकता पर डिपेंड करती है। अगर ज्यादा विद्युत ऋणी जुड़े हुए हैं तो वो रेंज जो है वो 18 की तरफ जाती है, और अगर कम विद्युत ऋणी है तो वो 10 के लगभग रह जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ कि अगर हमारे दोनों तरह के प्रोटॉन एक sp3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं यानी जैम है
तो वो उसके लिए जे की वैल्यू जो आती है वो 10 से 18 के बीच में आती है। अब इसी तरह इन्हीं sp3 कार्बन के ऊपर ये जो प्रोटॉन है वो अलग अलग कार्बन पे हो, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है sp3 कार्बन है दोनों, लेकिन प्रोटॉन क्या है, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बिस कहलाता है। इसके लिए ठीक है, ये क्या होते हैं, दोनों प्रोटॉन जो है वो बिस प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इनके लिए जे की वैल्यू आती है वो 8 हर्ट्ज के लगभग आती है, ठीक है। इनके लिए जे की वैल्यू 8 हर्ट्ज के लगभग आती है। इसी तरह अगर आप एल्कीन्स की बात करो, ठीक है, तो एल्कीन्स में क्या होता है, ये वाले एल्कीन यानी दोनों sp2 कार्बन के ऊपर जुड़े हुए ये जो प्रोटॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, दो तरह से आएंगे। ये है विसिनल, विसिनल में दो तरह से आता है, एक आता है सिस, एक आता है ट्रांस, ठीक है। अब सिस के लिए क्या होता है कि अगर दोनों प्रोटॉन आपके एक साइड में है, जैसे ये Ha और Hb इन दोनों एल्कीन के एक साइड में है, तो ये कौन सा होता है, सिस होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, समकक्ष कहते हैं, ठीक है। तो सिस के लिए ये जो वैल्यू आती है ये 5 से 14 के बीच में आती है, ठीक है। ये हर्ट्ज में है वैल्यूज, ये याद रखना आप, ठीक है। अगर यही चीज ट्रांस में है, ये क्या है, ये दोनों के दोनों विसिनल है, विसिनल प्रोटॉन है दोनों, यानी एल्कीन के दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सिस था, और अगर हम ट्रांस बनाए, इसमें एक Ha इधर इस साइड में है, Hb इस साइड में है, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांस, या जिसे हम क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है इसके लिए जो वैल्यू आती है वो 11 से 19 के बीच आती है, ठीक है। अब एक बचा आपका कि अगर आपके पास जेमिनल प्रोटॉन है एल्कीन्स के ऊपर, तो उसके लिए जो जे की वैल्यू है वो सबसे कम होती है, लगभग 2 के करीब आती है, कि ये आपकी एल्कीन है, इसमें एक ही कार्बन पर ये दोनों sp2 कार्बन पर ये दोनों प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए जे की वैल्यू लगभग कितनी आती है, 2 हर्ट्ज के लगभग आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो लगभग 2 हर्ट्ज होती है। इसी तरह अगर आपके पास कोई मान लो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर भी क्या होता है, प्रोटॉन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन है ये एक दूसरे से अगर ऑर्थो पर है, पैरा पे है, मेटा पे है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसकी अलग अलग वैल्यू आती है। जैसे अगर दोनों ऑर्थो पे है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर एक प्रोटॉन, तो ये आपका कोई भी एक पोजीशन पे मान लो, ठीक है, और दूसरा प्रोटॉन आपका अगर इन दोनों पोजीशन पे है तो वो ऑर्थो होगा, इन दोनों पे है तो वो मेटा होगा, और इस पे है तो वो पैरा होगा। तो इसको अगर हम एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहें कि ऑर्थो मेटा पैरा किसी पर भी दूसरा प्रोटॉन हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इस सर्किल के साथ हमने दूसरा प्रोटॉन जोड़ देते हैं, हमारा Hb, ठीक है। अगर ये Ha और Hb ऑर्थो है, तो ऑर्थो के लिए जो वैल्यू आती है वो 7 से 10 हर्ट्ज के बीच में आती है। ऑर्थो अगर दोनों प्रोटॉन है Ha और Hb, तो उसके लिए जो J की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 7 से 10 के बीच में आती है, ठीक है। अगर ये मेटा है, ठीक है, मेटा मतलब H और B, Ha और Hb ये दोनों क्या है, मेटा पोजीशन पर है, ये तो या तो यहाँ है दोनों या फिर यहाँ पे है ये दोनों, तो उसके लिए जो J की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है J की वैल्यू कम होती जाती है, ये 2 to 3 होती है, और अगर ये पैरा है तो ये 0 से 1 होगा। ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज है, ठीक है, आपको एज इट इज याद रखनी है, जैसे आपने केमिकल शिफ्ट के अंदर याद रखी थी उसी तरह इनको भी याद रखना है। अगर आपको इस तरह से ये वैल्यूज याद है तो आप आसानी से कोई भी अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा बना भी सकते हो, और अगर स्पेक्ट्रा के अंदर ये वैल्यूज दी हुई है तो आप अननोन कंपाउंड बना सकते हो, वाइस वर्सा आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल आप देख लो, इस टेबल को आपको लर्न करना है कि अगर हमारा टाइप ऑफ प्रोटॉन जो है वो अलग अलग है तो उसके लिए जे की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग आती है, ठीक है। हम एग्जांपल्स लेंगे, ऐसे एग्जांपल जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, या फिर नाम दिया हुआ है कि ये हमारा मोलिक्यूल है, उससे हमें क्या करना है, एनएमआर स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे आप ले लो, पहला एग्जांपल है आपका
एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, पहला एग्जांपल है आपका एथिल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड को का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2Br, ठीक है। अब आपको क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, आणविक सूत्र दिया हुआ है, इसका अगर एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहली बात, कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। देखो कितने तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, एक, ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है, ये एग्जांपल्स पढ़ने हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इथाइल ब्रोमाइड के अंदर नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्नल हमने देखे थे कि जैसे ये CH3 है, यानी ये sp3 कार्बन है, इस sp3 कार्बन पर ये तीनों हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं, इनकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक अकेला सिग्नल मिलेगा, ठीक है। इन तीन प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका CH2 है, इसके साथ में एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, दूसरा सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल एथाइल ब्रोमाइड के अंदर हमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 2। इंटेंसिटी देखनी है इन सिग्नल्स की, कितनी होगी इंटेंसिटी या फिर एरिया, वो कैसे मिलता है हमें, वो कैसे मिलता है कि ये जो आपके प्रोटॉन है, इनका नंबर कितना है जिससे सिंगल सिग्नल मिलता हो। जैसे ये जो ए टाइप के प्रोटॉन है, ये कितने हैं, 3 है, और बी टाइप के प्रोटॉन हमारे कितने हैं, 2 है। तो जो इंटेंसिटी होगी इन दो सिग्नल्स की, वो इंटेंसिटी क्या होगी, 3:2 की होगी, ठीक है। तीसरा हमें इसके अंदर क्या देखना है, स्प्लिटिंग, कि इन सिग्नल्स की स्प्लिटिंग कितने पार्ट्स में होगी और उसका रेशो क्या होगा इंटेंसिटी का। तो हमने देखा कि अगर हम ये एक तरह के प्रोटॉन का, ए टाइप के प्रोटॉन का सिग्नल बनाते हैं, तो वो किसकी वजह से स्प्लिट होगा, इसके नेबर में प्रेजेंट जितने भी प्रोटॉन हैं उनसे एक ज्यादा, है ना। तो इसका जो सिग्नल है वो इसकी वजह से स्प्लिट होगा। यहाँ पर ये कितने हैं, 2 है, तो आपका जो सिग्नल है वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 3 पार्ट्स में। ये जो ए वाला प्रोटॉन था, ये कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 3 पार्ट्स में। किनकी वजह से, इन दो बी प्रकार के प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होता है, 3 पार्ट्स में जब भी स्प्लिट होगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 1:1 की होगी। यानी ये CHA जो था वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। किसकी वजह से, इन दो प्रोटॉन की वजह से, और इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है, ठीक है। और ये जो बी तरह का प्रोटॉन का सिग्नल था, वो किसकी वजह से स्प्लिट होगा, इन 3HA से। कितने पार्ट्स में होगा, इनसे एक ज्यादा, यानी 4 पार्ट्स में। अगर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो ये इंटेंसिटी कितनी होती है, 1:3:3:1 में, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी। ये आपका क्या है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन पर अगर कोई प्रोटॉन जुड़ा हुआ, उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमने देखा था कितनी होती है, 0.9 से 1.1 के बीच में होती है। तो ये जो आपका केमिकल शिफ्ट है, जिसे डेल्टा से हम लिखते हैं, ये 3HA, इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, 0.9 से 1.1 ppm के बीच में होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें, इस वाले कार्बन पे भी ये sp3 ही है, लेकिन इसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, वो लगभग 3 से 4 के बीच में, या फिर 2 से 4 के बीच में आ जाएगी। ये जो 2HB है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो लगभग 2 से 4 या 2 से 3 के बीच में लिख सकते हो आप, ठीक है। ये लगभग होती है 2 से 4.5 के बीच में आती है। यहाँ कहीं पे ये आपका सिग्नल मिलेगा इसका केमिकल शिफ्ट का। बाकी अगर आप ड्रॉ कर रहे हो एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो उसको हम किसके रेफरेंस पे लेते हैं, हमेशा टीएमएस के रेफरेंस पे लेते हैं। टीएमएस के लिए जो केमिकल शिफ्ट या डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और उसी के कंपैरिजन में हम बाकी के प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट लेते हैं। तो अगर हमें एथिल ब्रोमाइड का एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है तो हम किस तरह से बनाते हैं, देखो
कि ये आपका केमिकल शिफ्ट है 0, जिसे हम किस में लिखते हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या है, TMS है, टेट्रामिथाइलसिलेन है। ठीक है, इसकी पीक मिलती है हमेशा 0। दूसरी पीक किसकी मिलेगी, दूसरी पीक मिलेगी जिसका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम है। ठीक है, यहाँ से 10 तक आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, ये CH3 वाले 3 प्रोटॉन है, इनका जो सिग्नल है वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट है। किसकी वजह से, इन 2 प्रोटॉन की वजह से। तो यहाँ पर 0.9 से 1.1 के लगभग, यानी 1 के लगभग मान लो, ये इसका सिग्नल मिलेगा, 3HA का सिग्नल मिलेगा। लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 to 1 में। ठीक है, ये मिला। अब दूसरा हमें क्या मिलेगा, ये 2 से 3 के बीच में हमें मिलेगा किसका, इन HB, 2HB का सिग्नल। लेकिन ये स्प्लिट है कितने पार्ट्स के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर। तो ये 4 पार्ट्स के अंदर कैसे मिलेगा, 1:3:3:1 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, NMR स्पेक्ट्रा किसका, इथाइल ब्रोमाइड का। कि हमें जो सिग्नल मिलता है वो पहला मिलता है किसका, TMS का, जो कि क्या होता है, रेफरेंस होता है हमेशा, 0 TMS केमिकल शिफ्ट होता है इसका। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड मिलता है ये किसका है, 3HA का, जो कि sp3 कार्बन है, जिसके जस्ट पास में कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0.9 से 1.1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर इसकी पीक मिलेगी 3HA की, लेकिन ये स्प्लिट होती है किसकी वजह से, इसके पास में प्रेजेंट 2 प्रोटॉन की वजह से 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, जिसका इंटेंसिटी रेशियो 1:2:1 होगा। ठीक है, और तीसरा सिग्नल जो मिलेगा वो इन 2 प्रोटॉन की वजह से, HB की वजह से होगा, जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इन प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, डी शेडिंग होता है, और ये डाउनफील्ड शिफ्ट होता है आपका स्पेक्ट्रम, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, जो लगभग 2 से 4 के बीच में आती है। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 प्रोटॉन इन 3 प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट हो जाएंगे कितने, 4 पार्ट्स के अंदर, जिसकी इंटेंसिटी 1:3:1 की होगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम बनता है किसका, इथाइल ब्रोमाइड का। इसी तरह बाकी के स्पेक्ट्रम बनेंगे हमारे, बाकी और भी एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल और हैं सिलेबस के अंदर, वो सारे अपने कवर करके चलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और देखना आप, कि J की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन पर तीनों ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जेमिनल है, तो इसकी वैल्यू 10 से 18 के बीच में होती है। तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू होगी, ये जो J की वैल्यू होगी, ये वाली, ये कितनी होगी, 10 से 18 के बीच में होगी। ठीक है, ये 10 से 12 के लगभग आएगी। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पास में कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी sp3 कार्बन ही है, लेकिन इसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो J की वैल्यू है ये तो लगभग 10 से 12 के आएगी, और इसकी जो J की वैल्यू है ये लगभग किसके बीच में आएगी, 16 से 18 के बीच में आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम इतनी चीजें निकाल सकते हैं और उससे एनएमआर स्पेक्ट्रा हमारा बना सकते हैं। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई है, ये स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, तो उससे हम ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब इस